दोस्तों नमस्कार। साक्ष्य अधिनियम में हमने सेक्शन 17 कवर करी थी इससे पिछले वीडियो के अंदर, जिसमें हमने डिटेल में पढ़ा था कि स्वीकृति और जो सह स्वीकृति है यानी कि एडमिशन और कन्फेशन में क्या डिफरेंस है और स्वीकृति किसको बोलते हैं, इसके बारे में हमने उसमें कवर कर लिया था। अब जो बाकी जो है आज हम कवर करेंगे कि सेक्शन 18, 19, 20 इसके अंदर की स्वीकृति जो है किसके लिए कौन कर सकता है, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, और उस जिस व्यक्ति के लिए जो स्वीकृति दूसरे व्यक्ति ने की है तो जो मुख्य पक्षकार है वो कितना लायबल है उसके लिए, उसके ऊपर कितने तक वो स्वीकृति लागू होगी, इसके बारे में इन सेक्शनों में हम अध्ययन करेंगे। सेक्शन 18 सबसे पहले लेते हैं। सेक्शन 18 बोलती है कि स्वीकृति कार्यवाही के पक्षकार या उसके अभिकर्ता द्वारा या वित्तीय हित रखने वाले व्यक्ति के द्वारा की जा सकेगी जो ऐसे पक्षकार के विरुद्ध है, सुसंगत है। मतलब इसमें सेक्शन के अंदर जो है व्यक्ति का जो कोई एजेंट इसके अंदर जो बताया गया है उसका अभिकर्ता जिसको उसने नियुक्त कर रखा है प्रॉपरली, और जितने के लिए नियुक्त कर रखा है और उस बात के लिए उसके द्वारा की गई जो स्वीकृति है उस व्यक्ति पे लागू होगी, और उस कार्रवाई का जो पक्षकार है उसके संबंधित पक्षकार उसके द्वारा की गई स्वीकृति भी उस पर लागू होगी। और ये जो स्वीकृति अगर वित्तीय हित रखने वाला जो मामला है उस मामले से संबंधित तो उस व्यक्ति के द्वारा की गई स्वीकृति भी सुसंगत है यदि वो उस पक्षकार के विरुद्ध है, उस मामले के विरुद्ध अपने विरुद्ध अगर वो स्वीकृति दे रहा है तो वो स्वीकृत होगी, सुसंगत होगी, रिलेवेंट होगी। समझते हैं इसे एग्जाम्पल के थ्रू। सबसे पहले अगर बात करें तो विषय वस्तु के हितबद्ध पक्षकार के द्वारा अगर जो स्वीकृति है किस प्रकार मान्य होगी। कई बार जैसे मामला आता है कि माइनर है, माइनर व्यक्ति है और उसका गार्जियन हो गया यहाँ पे, तो अब माइनर व्यक्ति है वो बात तो नहीं कर सकता उसकी तरफ से, लेकिन उसका जो अभियोग है उसके गार्जियन के द्वारा ही उसका अगर वाद है वो जो चलाया जाता है, तो इस मामले में क्या है, माइनर की तरफ से उसके गार्जियन के द्वारा जो स्वीकृति की जा रही है वो सुसंगत है, और वो जो गार्जियन जो स्वीकृति कर रहा है वो उसी माइनर के द्वारा की गई स्वीकृति होगी, मानी जाएगी, सुसंगत होगी। दूसरा और बात इसमें अगर करें कि पार्टी के एजेंट के द्वारा अगर बात करें या फिर जो हितबद्ध है विषय वस्तु में, हितबद्ध के संबंध में एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे कि ए नामक कोई व्यक्ति है, इसका ये मकान है और इस मकान को वो बेच देता है बी को, और इस मकान के अंदर ऑलरेडी सी, डी, ई, एफ ये जो है ये किराएदार इस मकान में रह रहे थे। अब जब उसने ए ने यह मकान बेचा बी को, उस समय बी को बताया भाई इसमें मेरे किराएदार रह रहे हैं, तो उसने क्या किया कि कोई इशू नहीं है, तो मकान हमें दो, हम किराएदार से मकान अपने आप खाली करवा लेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये तुम्हें टेंशन नहीं है, ये बात हुई थी। तो अब मामला फंसा, अब बी ने इन किराएदारों को कहा भाई मकान खाली करो, और ये क्या है, अब मकान खाली करने में अगर कुछ आनाकानी करते हैं, इनके बीच में जब विवाद आता है तो ये आरोप लगाता है ना कि यहाँ किराएदारों के ये जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, ऐसी बात है, तो उस मामले में ए के द्वारा की गई जो ये स्वीकृति सुसंगत हो जाएगी, क्योंकि वो हालांकि इस समय इस पर कब्जा नहीं है लेकिन इससे हितबद्ध था, उसने प्रॉपर्टी बेची थी, उस समय इसने ये बात कही थी कि भाई ये किराएदार रह रहे हैं, तो इसकी बात है वो रिलीवेंट इसके अंदर मानी जाएगी, और ये इसके पक्ष के विरुद्ध है क्योंकि किराएदार रह रहे थे उनके पक्ष में बोल रहा है, तो ये बात सुसंगत होती है। दूसरा एग्जाम्पल एक और लेते हैं कि अभिकर्ता या एजेंट के बारे में अगर बात करें तो एजेंट कौन कौन हो सकता है। इसके अंदर जैसे किसी व्यक्ति ने अपने काम के लिए किसी व्यक्ति को पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी है, तो वो अगर व्यक्ति उसके संबंध में कुछ काम करेगा तो वो उसके लिए एप्लीकेबल होगी, वो उसके लिए लायबल होगा। कई बार क्या है, वकील को भी इसके अंदर मान लिया जाता है, लेकिन हर मामले में जरूरी नहीं है। तो अभिकर्ता उसको माना जाएगा जो सामान्य अनुक्रम के अंदर उसकी तरफ से ये माना जाएगा कि वो उसका अभिकर्ता है, उसका एजेंट है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि कोई स्टेशन मास्टर है ट्रेन का। अब स्टेशन मास्टर जो ट्रेन का है वो अगर सामान्य अनुक्रम में उसके द्वारा कोई बात कही जाती है, नॉर्मल जो रूटीन प्रक्रिया के अंदर जो काम किया जा रहा है, और उस बात के बाद अगर कुछ किसी हादसे वास्ते की वजह से अगर
रेलवे के ऊपर कुछ वाद अगर आता है तो उसके अंदर जो स्टेशन मास्टर के द्वारा जो सामान्य अनुक्रम में जो बात की गई है तो वो स्वीकृति के रूप में एप्लीकेबल होगी। उसने कहा था भाई कि कुछ गड़बड़ है भाई इस पटरी के अंदर, इसको ठीक कराया जाए, उसको रेलवे ने इग्नोर कर दिया, उसके बाद ट्रेन आई, ट्रेन में कुछ गड़बड़ी हो गई, तो ये स्टेशन मास्टर की जो बात है वो रिलेवेंट हो जाएगी। और स्टेशन मास्टर को रेलवे की तरफ से एजेंट इसमें माना जाता है। सामान्य क्रम के रूप में देखा जाए तो स्टेशन मास्टर को एक अथॉरिटी है रेलवे की तरफ से कि ये जो काम है वो इतना संभालने के लिए वो जिम्मेदार है, लायबल है। तो ये बताती है अपनी सेक्शन 18 कि कौन व्यक्ति किसकी तरफ से स्वीकृति दे सकता है। नेक्स्ट सेक्शन लेते हैं सेक्शन 19 को। सेक्शन 19 बताती है बाटक संग्रह के बारे में। अब सेक्शन 19 को याद रखने का ज्यादातर इसके अंदर क्वेश्चन, ज्यादा विशेष क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन फिर भी कई बार पूछ लेते हैं कि बाटक संग्रह के बारे में इस सेक्शन के अंदर चर्चा की गई है, तो वो सेक्शन 19 आएगा रेंट कलेक्ट करने के संबंध में। ये सेक्शन कहती है कि उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियां जिनकी स्थिति वाद के पक्षकारों के विरुद्ध साबित की जाने चाहिए। इसमें जो वाद आता है तो कोई व्यक्ति जो अपने पक्ष के खिलाफ अगर कोई स्वीकृति कर रहा है तो वो जो स्वीकृति है इसके तहत सुसंगत मानी गई है। इसका एग्जांपल लेते हैं एक कि ये ए नामक कोई व्यक्ति है, इसकी काफी सारी दुकानें हैं यहाँ पे मार्केट के अंदर, और ये जो रहता है कहीं दूर रहता है यहाँ से, इस एरिया से, और ये दुकानें उसने किराए पर दे रखी है। अब इस स्थिति में यहाँ वो कोई बी नामक व्यक्ति यही दुकानों के आसपास रहता है। वो बी कहता है कि आपको यहाँ से इतने दूर आना नहीं पड़ेगा किराया विराया लेने के लिए, ये काम मैं कर लेता हूँ, आप एक फिक्स जो भी है इनके जो डील होती है कि 1% 5% जो भी पैसा है वो उसे दे दिया जाएगा। अब वो जो है इस चीज का जो है पावर ऑफ अटॉर्नी कहो या इसको, इन सबको दुकानदारों को बोल देता है कि भाई ये जो किराया है आप मुझे देने की बजाय आप बी को दे देना। तो अब यहाँ क्या है, उसने अपनी तरफ से स्वीकृति कर दी कि इस व्यक्ति को किराया दे दोगे। अब इस स्थिति में कई बार ये क्या होता है कि ये जो बी है अब इनमें से सब दुकानों में से किराया ले लेता है, लेकिन एक से किराया नहीं लेता है, और जब उसके पास किराया कम पहुंचता है ए के पास तो ए बी को बोलता है कि भाई तुमने एक दुकानदार से किराया क्यों नहीं लिया। इस बात पे इनका वाद हो जाता है। जब वाद सामने आता है तो बी क्या कहता है कि उस दुकानदार का किराया कुछ बकाया नहीं है, मैंने जितना बकाया था सबसे ले लिया, तो वो अगर किराया बकाया नहीं है तो मैं कैसे लूं, ये बात ये बी बोलता है। तो इस स्थिति में अब मामला आता है दुकानदार के पास। अब जो दुकानदार के द्वारा से स्वीकृति किया जाना, दुकानदार अब यहाँ कहता है वाद में कोर्ट के सामने कि हाँ मेरे अंदर इतना पैसा बकाया है, अभी मुझे किराया इतना जो किराया है 1000 रुपए 5000 रुपए 10,000 रुपए जो भी है वो बताता है कि इतना किराया अभी लेना बाकी है, मेरे अंदर ड्यू है, मुझे देना है। तो ये जो बात है इसकी जो स्वीकृति है वो सुसंगत हो जाएगी, क्योंकि ये जो है इस बात के अंदर जो ये दुकानदार जो बोल रहा है वो अपने खिलाफ बोल रहा है। ये अगर यहाँ ये बोलता है कि नहीं मैंने तो एडवांस दे रखा है, वो चीज ग्रहण नहीं होगी, वो सुसंगत नहीं मानी जाएगी, क्योंकि अपने पक्ष में तो हर कोई बोलता है, लेकिन ये अपने पक्ष में नहीं बोल रहा है बल्कि वो अपने पक्ष के खिलाफ बोल रहा है। तो इस वजह से इसकी जो बात है वो रिलेवेंट मान जाती है। कोर्ट इस बात को एग्री करेगा कि हाँ ये ठीक कह रहा है, और इसमें बी को इसमें दोषी ठहराया जाएगा कि बी ने ऐसा ठीक नहीं किया, इसके जो इनके बीच में जो करार हुआ था उस करार का उसने उल्लंघन किया है, ये चीजें माना जाएगा। मुख्य रूप से यही बात सेक्शन बताती है कि जो पक्षकार अपने पक्ष के विरुद्ध जो बात बोलता है और जो विवाद के अंदर जिस बात से विवाद का जो रिजल्ट निकल सके तो उसके अपने विरुद्ध में की गई स्वीकृति सेक्शन 19 में मान्य की गई है। नेक्स्ट सेक्शन 20 को लेते हैं, रेफरी का सिद्धांत बोलते हैं उसको। अब सेक्शन 20 में रेफरी का सिद्धांत बताया गया है। इसके अंदर सेक्शन 20 कहती है कि वाद के पक्षकार द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति द्वारा की गई जो स्वीकृति है वो सुसंगत है। सेक्शन 20 में ये बताया गया है कि जैसे कि मैं हूं, मैंने अपना किसी भी काम के बाबत मैंने मान लीजिए कोई चीज बेचनी है खरीदनी है, इस संबंध में किसी व्यक्ति को मैं नियुक्त कर देता हूं कि भाई तुम देख लो मेरी तरफ से ये जो कहेगा किसी दूसरे व्यक्ति को इस मामले में तो वो बात ठीक है, वो सही होगी। तो उसके लिए जिस व्यक्ति को मैंने नियुक्त कर दिया, अब उस व्यक्ति ने उस मामले में जो स्वीकृति दी तो वो मेरे ऊपर मैं उसके लिए लायबल होऊंगा, उस व्यक्ति ने जो मेरी तरफ से स्वीकृति की है। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल ये है कि
ए है, ए नामक कोई व्यक्ति ये बी को कहता है, बी के पास कोई घोड़ा है, कोई मान लीजिए कोई पशु मान के चलिए, घोड़ा ही ले लेते हैं, उसके पास एक घोड़ा है, तो ए को खरीदना है बी से और बी को बेचना है घोड़ा। अब इस मामले में अब ए इससे बोलता है बी से कि भाई अब तुम्हारा घोड़ा कैसा है, क्या इसकी क्वालिटी है, इसकी क्या कीमत है, इस बारे में बी बोलता है। तो बी को बोलता है ए, तो जो बी है वो क्या कहता है, भाई घोड़ा के बारे में मैं क्या बताऊं, तू सी से ही पूछ ले, जैसा सी बताएगा ना वैसा ही इसके अंदर है, वो सब चीज जानता है इस घोड़े के बारे में वो, और जो सी जो बताएगा वो ठीक है, उसी हिसाब से हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वो जो इस घोड़े के हिसाब से जो कीमत बताएगा वो ठीक रहेगी। अब यहाँ पे अब इसने सी को नियुक्त कर दिया। अब जो सी इस घोड़े की जो क्वालिटी और इसका जो रेट लगाता है, उस रेट के लिए बी यहाँ लायबल होगा। मुख्य रूप से बात यह है कि यहाँ उसने क्या कर दिया, इसको रेफरी बना दिया इस मामले में कि इसमें जो डिसीजन है सी के द्वारा ठीक है, वो सी का द्वारा जो कही गई बात है वो स्वीकृति होगी इसके तरफ से। अब यहाँ पे अगर कुछ गड़बड़ी करता है, सी ने मान लीजिए इसकी कीमत कम लगा दी घोड़े की और उसके बाद में ये मुकरता है, कहता नहीं ये तो बात ठीक नहीं है, तो यहाँ वो बात मुकरने वाली नहीं चलेगी क्योंकि इसने इसको नियुक्त किया था। तो इसीलिए अगर ऐसी नौबत तुम्हारे पास भी किसी को ऐसा आ जाए तो अपना जो रेफरी है किसी को नियुक्त करो, तो वो ऐसे कोई करना जो तुम्हें बिल्कुल ऐसा लगे कि वो तुम्हारे खिलाफ नहीं जाने वाला है, तो रेफरी इस हिसाब से नियुक्त किया जाना चाहिए। अब सी का क्या है, लाइबिलिटी यहाँ केवल घोड़े तक रहती है, वो उसको है घोड़े तक नियुक्त किया है, तो उसी के लिए ही सी ने जो कहा वो बात उस पर लाइबल होगी। अब ये नहीं है कि ये जो सी है अब इसको इसने बोल दिया तो सी इसके घर की भी वैल्यू लगा दे और उसके पास और कुछ भी जो जुगाड़ है उसको भी निकाल दे अपने शॉर्ट रूप में, तो उसके लिए वो जो है इसकी स्वीकृति नहीं मानी जाएगी क्योंकि उसने केवल घोड़े के संबंध में कहा था। तो जितनी स्वीकृति उस व्यक्ति ने जितने के लिए उसको करने के लिए स्वीकृत किया है, उसको नियुक्त किया है, उतने के लिए ही वो लायबल होगा। तो यहाँ जो सेक्शन बस मुख्य रूप से 20 यही बताती है कि किसी ने अगर अपना पक्षकार के किसी दूसरे को नियुक्त कर दिया तो उसके द्वारा की गई स्वीकृति उसके ऊपर मान्य होगी, उसे माननी पड़ेगी, उसने जो बात बोल दी तो वो उसको माननी पड़ेगी। ये बताती है सेक्शन 20। अब आज के वीडियो में हम यही 3 सेक्शन कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो बची हुई सेक्शन है स्वीकृति से संबंधित उनको पूरा करेंगे। कोई कंफ्यूजन रहा हो तो कमेंट कीजिए, मुझे बताना, मैं करूंगा प्रयास कि कुछ उनका आंसर दे पाऊं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।